पहले चरण के मतदान के लिए अब दिन नहीं घंटों में बात हो रही है, क्योंकि 10 फरवरी को पश्चिमी यूपी की 11 जिलों की 58 सीटों पर मतदान होने हैं। इन 11 जिलों में बीजेपी के 9 मंत्री और 4 फायर ब्रांड प्रत्याशियों की किस्मत भी दांव पर है। इससे पहले 2017 में मोदी लहर के कारण बीजेपी ने आगरा से लेकर बुलंदशहर और मुजफ्फरनगर से लेकर गाजियाबाद तक क्लीन स्वीप किया था। इन 58 सीटों में से 53 सीटें बीजेपी के खाते में आई थी। एडीआर ने यूपी में पहले चरण में चुनाव लड़ने वाले 623 उम्मीदवार में 615 उम्मीदवारों की स्क्रूटनी की है। एडीआर के मुताबिक 615 में से 156 उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। 121 प्रत्याशियों पर गंभीर मामले हैं, जबकि 12 प्रत्याशियों पर महिला उत्पीड़न के केस दर्ज हैं। वहीं करोड़पति प्रत्याशियों की बात करें तो 623 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनमें से 280 प्रत्याशी करोड़पति हैं। बीजेपी के 57 में से 55 प्रत्याशी करोड़पति हैं। राष्ट्रीय लोकदल के 29 में से 27, एसपी के 28 में से 23 और बीएसपी के 56 में से 50 प्रत्याशी करोड़पति हैं। तो आइए देखते हैं पहले फेज में वीआईपी सीटों का समीकरण क्या कहता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और यूपी में चुनावी घमासान जारी है। फर्स्ट फेज के लिए मतदान के लिए बस 2 दिन का वक्त बाकी है। 10 फरवरी को पश्चिमी यूपी की 11 जिलों की 58 सीटों पर मतदान होने हैं, जिनमें से पहले फेज की 12 सीटों पर आज हम बात करने वाले हैं, क्योंकि ये वो 12 सीटें हैं जिस पर योगी सरकार के 9 मंत्री 3 दिग्गज की किस्मत दांव पर है और कमोवेश इन्हीं सीटों से फर्स्ट फेज की बाकी सीटों पर भी प्रभाव पड़ने वाला है। तो चलिए सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि ये 12 वीआईपी सीटें कौन कौन सी हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं, आप यहां स्क्रीन पर देखिए पहले फेज के जो वीआईपी। अतुल गर्ग स्वास्थ्य मंत्री हैं, गाजियाबाद शहर से चुनाव मैदान में है। सुरेश राणा गन्ना मंत्री हैं, थाना भवन शामली से चुनाव मैदान में। श्रीकांत शर्मा जो कि बिजली मंत्री है और मथुरा से चुनाव मैदान में है। चौधरी लक्ष्मी नारायण जो कि मंत्री है, पशुपालन मंत्री। अनिल शर्मा, कपिल देव अग्रवाल राज्य मंत्री है, मुजफ्फरनगर से हैं। संदीप सिंह राज्य मंत्री अतरौली अलीगढ़ से। दिनेश खटीक वो भी बाढ़ नियंत्रण मंत्री हैं, हस्तिनापुर मेरठ से हैं। तो मृगांका सिंह बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है कैराना से। संगीत सोम बीजेपी सरधना से है वो। डॉक्टर जीएस धर्मेश समाज कल्याण मंत्री है, आगरा छावनी से। और बेबी रानी मौर्य, ये वो 12 चेहरे जो इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं, यही वो 12 चेहरे हैं जो कि वीवीआईपी यूपी सरकार में मंत्री हैं और 3 दिग्गज हैं, चुनाव मैदान में हैं। और इन 12 सीटों को अगले 1 घंटे में विस्तार से हम जानेंगे, समझेंगे यहाँ के समीकरण कि कौन कितने पानी में है, किसका दावा कितना मजबूत है। इन वीआईपी सीटों की जनता का मूड हमारे सहयोगी बताएंगे, हमारे संवाददाता इन सभी 12 वीआईपी सीटों पर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ गाजियाबाद से वीआईपी सीट से अमित राणा मौजूद है, वहां का हाल बताएंगे। अलीगढ़ की अतरौली से हमारे साथ रंजीत हैं। मेरठ के हस्तिनापुर से सरधना का हाल बताएंगे उमेश श्रीवास्तव। बुलंदशहर की शिकारपुर सीट से प्रशांत हमारे साथ मौजूद हैं। मथुरा शहर और छाता सीट से नितिन। तो मुजफ्फरनगर की सदर सीट से दिनेश पवार हमारे साथ हैं। शामली जिले की थाना भवन और कैराना का हाल बताएंगे शहनवाज। आगरा की छावनी और ग्रामीण सीट का हाल बताएंगे हमारे सहयोगी हिमांशु। तो चलिए शुरुआत करते हैं, माफ कीजिएगा। और सबसे पहले बात गाजियाबाद की कर लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है हमारे मेहमान भी, जो कि इन सभी वीआईपी सीटों का जो विश्लेषण है वो बताएंगे। हमारे साथ हैं मनोज रघुवंशी जी, स्वागत है आपका। तो 12 वीआईपी सीटें हैं, सबका हाल जानेंगे। सबसे पहले आप 12 के बारे में एक बार बता दें। देखिए, वीआईपी हैं, मंत्री लोग हैं या मतलब कोई बहुत बड़े नेता के बेटे हैं, तो इस नाते एक तरह से इसका आकलन अगर हो जाए तो इस पूरे एरिया का आकलन हो जाएगा कि हवा किस दिशा में जा रही है। ठीक है, हम शुरुआत गाजियाबाद से करते हैं जी। सबसे पहले गाजियाबाद विधानसभा सीट की बात कर लेते हैं, जो वीआईपी सीट है इसका विश्लेषण कर लेते हैं। अतुल गर्ग जो कि चुनाव मैदान में, और उनकी बात कर लेते हैं। अतुल गर्ग को दिखाइएगा, ये बीजेपी से अतुल गर्ग, और उनको टक्कर दे रहे हैं विशाल वर्मा, साइकिल पर सवार होकर आए हैं। के शुक्ला हैं बीएसपी के, और सुशांत जी हैं कांग्रेस की तरफ से। तो ये सभी चुनाव मैदान में।
वीआईपी सीट नंबर 1 गाजियाबाद, और इसे हम वीआईपी सीट क्यों कह रहे हैं ये भी आपको बता दें। अतुल गर्ग जो कि मंत्री हैं और योगी सरकार में स्वास्थ्य राज्य मंत्री हैं, अतुल गर्ग चुनाव मैदान में है, स्वास्थ्य राज्य मंत्री। और यहाँ का हाल क्या है गाजियाबाद शहर सीट का, ये बताने के लिए इस वक्त हमारे साथ, और यहाँ की चुनौतियाँ क्या है ये हमारे सहयोगी बताएंगे। उससे पहले आपको यहाँ की जो पॉलिटिकल ज्योग्राफी है वो समझाते हैं। एक बार आपको स्क्रीन पर दिखाते हैं कि आखिर यहाँ की स्थिति क्या है। तो गाजियाबाद की बात सबसे पहले कर लेते हैं। ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ओवरऑल आपको ये उत्तर प्रदेश का हाल, और उसके बाद हम बात कर लेते हैं अलग अलग जिलों के जो वीआईपी सीट्स हैं उनकी बात कर लेते हैं। ये रही बात गाजियाबाद की। गाजियाबाद जहां पर ये रहा गाजियाबाद, कुल 5 विधानसभा सीट और पांचों पर बीजेपी का कब्जा है। समाजवादी पार्टी 0, बीएसपी 0, कांग्रेस 0, अन्य भी 0। हमारे सहयोगी अमित राणा इस वक्त हमारे साथ है। अमित, गाजियाबाद शहर सीट का हाल बताएं जरा। देखिए, गाजियाबाद की जो सीट है वो बहुत ही अहम मानी जाती है और खुद यहाँ पर जो 5 विधानसभा है, पांचों विधानसभाओं पर ही भाजपा यहाँ पर काबिज है। ऐसे में जो 2 विधानसभा है वहां ये बताया जा रहा है कि इस बार आरएलडी आ सकती है। यहाँ की जो बड़ी समस्याएं हैं उनको लेकर भी बात करेंगे, कुछ लोग मेरे साथ उनसे जानेंगे और बात करेंगे। सर, जानना चाहूंगा शहर विधानसभा की अगर मैं बात करूं तो यहाँ के इस बार के लोकल मुद्दे क्या होंगे? देखिए, लोकल मुद्दे नहीं है, हम राष्ट्रीय पार्टी, हम लोग राष्ट्र के निर्माण की बात करते हैं, मतलब जहां तक मैं मानता हूं, क्योंकि मैं गाजियाबाद की बात करता हूं। गाजियाबाद में बहुत सारे काम हुए, गाजियाबाद विधानसभा में बहुत से काम हुए हैं। कुछ काम होते हैं कि जनता कभी हो सकता है कि हमसे कुछ गलतियां, हमारी अपेक्षाएं ज्यादा रहती हैं, वो रह गई हों। यहाँ पे सड़कें बनी, आरओबी बना, सबसे बड़ी समस्या थी। लाइन पार में हॉस्पिटल नहीं था, उसका उद्घाटन हो चुका है, शिलान्यास हो चुका है। और मैं ये मान के चलता हूँ कि ठीक है, कुछ समस्याएं हैं जैसे सीवरेज, पोल्यूशन को अगर मैं कहूँ, पोल्यूशन एक बड़ी समस्या है, गाजियाबाद कई बार आया, तो उसको लेकर भी यहाँ कुछ होना चाहिए। जीएसटी की बात की जाए, जीएसटी को लेकर भी होना चाहिए। स्कूल फीस वृद्धि की बात जो चल रही है, आप जो बता रहे हैं ये मुद्दे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं। जीएसटी हमारा राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा है, पॉल्यूशन अंतर्राष्ट्रीय, जिनेवा पैक्ट में भी, जिनेवा कॉन्फ्रेंस में भी ये बात उठी थी, वर्ल्ड में पॉल्यूशन की समस्या है। तो गाजियाबाद एक तो बहुत छोटा शहर है, नो डाउट समस्या है, उसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। छिड़काव होता है नगर निगम की तरफ से, सरकार ने बहुत से प्रयास किए, इंडस्ट्रीज को उन्होंने समझाने का कार्यशाला लगाई गई है, वो हो रहा है। लेकिन ठीक है, हाँ, फीस यूथ है आप, फीस एक बड़ा मुद्दा यहाँ का माना जाता है, क्योंकि कई एसोसिएशन भी बनी हुई है, लगातार धरने प्रदर्शन भी देखे हैं आप, क्योंकि खुद लोकल गाजियाबाद के रहने वाले हैं। देखिए, नो डाउट फीस एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन कोरोना काल में जिस प्रकार से ये, अगर हम ठीक है अमित आपके पास लौटूंगी, लोगों की बातें आ गई और विस्तृत जानकारी ग्राफिक्स के जरिए भी न्यूज 18 पर हमारे दर्शक देख पा रहे हैं कि चुनौतियां क्या है गाजियाबाद की। जो इस वक्त चुनौती यहां पर उम्मीदवारों की है वो क्या है ये भी बता रहे हैं। मनोज जी, अब आप बताइए, गाजियाबाद अतुल गर्ग मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री, और अब चुनाव मैदान में है। स्थानीय लोगों की बातें आपने सुनी, जितनी रफ्तार से उद्योग धंधों को बढ़ावा देने की बात हुई थी, क्या उस पर उतरी है सरकार? और अतुल गर्ग के लिए चुनौती कितनी मुश्किल, कितने आसान आपको दिख रही है? देखिए, अगर इस पे आकलन करिएगा कि वास्तव में मतलब उद्योग धंधों का क्या हाल हुआ, तो सच्चाई है कि देखिए कोरोना काल में हाल तो पूरे देश में ही, पूरी दुनिया में ही बुरा हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि कोई मतलब गाजियाबाद में कोई वोटर इस बात को नहीं समझेगा कि जो भी हाल हुआ वो क्यों हुआ। ये तो देखिए, वोटर जो है वो 2 तरीके से अपना मन बनाएगा। एक तो वास्तव में उसकी जो लोकल समस्या है वो उसके ऊपर कोई आदमी लोकली सोचता है तो वैसे मन बनाएगा। कोई वोटर जो है जो इस समय इस बात पे विचार कर रहा होगा कि इस इलेक्शन से हमारे देश का भविष्य निर्धारित होगा, कि मतलब ये केवल 2022 का चुनाव नहीं है, ये केवल 2024 के चुनाव का कर्टन रेजर नहीं है। वास्तव में भारत की दिशा क्या होगी ये भी चुनाव में एक नींव रखी जा रही है। तो जो वो विचार रखेगा कि जो दूर तक देखने का और गहरी सोच रखने वाला विचार का आदमी होगा वो। जी मनोज जी, और यहाँ पर जो बागी हैं बीजेपी के, जो अब बीएसपी के टिकट पर चुनाव मैदान में हैं, के शुक्ला जी, वो कितनी बड़ी चुनौती हो सकते हैं? देखिए, बीएसपी का कोई उनको बहुत इस समय प्रभाव नहीं है इस पूरे चुनाव में। वास्तव में चुनाव तो केवल बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में है। कांग्रेस और बीएसपी का पूरे राज्य, पूरे प्रदेश में ही कोई बहुत प्रभाव नहीं है।
ठीक है, अगली सीट की तरफ चलते हैं और अब बात कर लेते हैं हमारी जो वीआईपी सीट नंबर 2 की बात कर लेते हैं। वीआईपी सीट नंबर 2 है अतरौली और यहां से कौन कौन है चुनाव मैदान में ये आपको एक बार स्क्रीन पर दिखा देते हैं। वीआईपी सीट नंबर 2 अतरौली, जहां से बीजेपी के संदीप सिंह हैं जिनको टक्कर दे रहे हैं समाजवादी पार्टी से वीरेश यादव, ओमवीर सिंह बीएसपी से और धर्मेंद्र लोधी कांग्रेस से चुनाव मैदान में टिकट पर हैं। और यहां की चुनौतियां क्या है, अतरौली का समीकरण क्या कह रहा है, ये भी आपको बता देंगे। अतरौली में इस वक्त जो हमारे सहयोगी गए उन्होंने क्या हाल भेजा है वो भी आपको बताएंगे और दिखाएंगे। ये वीआईपी सीट क्यों है ये आपको बता देते हैं, क्योंकि संदीप सिंह कल्याण सिंह के पोते हैं, योगी सरकार में मंत्री भी हैं, बड़ी जिम्मेदारी इनके पास भी है। वीआईपी सीट है, इस बार फिर ये चुनाव मैदान में है। हमारे सहयोगी रंजीत इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रंजीत का रुख कर लेंगे। रंजीत, वहां पर जो चुनावी मुद्दे हैं इस बार क्या क्या है, कौन कौन से मुद्दे? देखिए, मैं आपको बता दूं, मैं इस वक्त अतरौली में खड़ा हूं और ये वही जगह है जहां कल्याण सिंह बाबू जी को यहां लाया गया था। और या मेरे साथ अतरौली की तमाम जनता मौजूद है, मैं जिनसे जानूंगा। लेकिन जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं वो महत्वपूर्ण मुद्दे ये हैं कि यहाँ पर एक बड़े स्टेडियम की मांग उठ रही है, डॉक्टरों के और ट्रामा सेंटरों की मांग उठ रही है, यहाँ एक पॉलीटेक्निक कॉलेज है उसको लेकर यहाँ पर मांग उठ रही है। तमाम लोग मेरे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे बात करूँगा। अब क्या कहेंगे, यहाँ पर क्या स्थिति है? जी देखिए, मेरा नाम प्रदीप चौहान एडवोकेट हूँ। यहाँ अतरौली में काफ़ी समस्या है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि स्टेडियम की भी है, और स्टेडियम तो हमारे यहाँ पे ऑलरेडी पहले से है, लेकिन वो तिकोना स्टेडियम है कि यहाँ चौकोर अच्छे बड़े स्टेडियम जाते हैं। दूसरा, यहाँ अतरौली के अभी क्या है कि मुख्य रोडों की समस्या बहुत बड़ी है। अभी अतरौली चौराहे से लेके आप रायपुर स्टेशन तक रोड ले लीजिएगा, पिछले 5-10 साल से रोड गंडम पड़ा हुआ है, लेकिन रोड के बारे में अभी तक यहाँ के क्षेत्रीय विधायक ने कुछ युवा भी मेरे साथ मौजूद है, मैं उनसे जानूंगा। वो लगातार एक स्टेडियम की बात करते हैं, आप क्या कहेंगे? हम सबसे पहले स्टेडियम की बात करते हैं। हम लोगों के लिए हम सबसे पहले युवा स्टेडियम की मांग करते हैं। हम लोग जब फिजिकल का वर्क सुबह करने जाते हैं, हमारा क्षेत्र एक पूर्व मुख्यमंत्री, एक पूर्व राज्यपाल, एक मौजूदा मंत्री का है। हम भी चाहते हैं जो और लोगों के क्षेत्र में बड़े बड़े स्टेडियम हैं, वहाँ बढ़िया फिजिकल वर्क करने की मशीनें हैं, हमारे क्षेत्र में कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ी बात, आपने कश्मीर में झील देखी होंगी, एक झील हमारी अतरौली में भी है। आप देखिए बैरावत की पुलिया पे जाके देखिए, इतनी बढ़िया झील बनाई है, कश्मीर की झील बेल है जी। तो यहाँ पर मिली जुली प्रतिक्रियाएं आ रही है। एक तरफ चुनौतियों की बात हो रही है, परेशानियों की बात, तो दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि काम तो हुए हैं, आगे भी होंगे। चलिए आपको दिखाते हैं कि यहाँ का जो समीकरण है वो क्या कह रहा है, और पिछली बार जो रिजल्ट आया था अतरौली का वो क्या था। अतरौली जो कि अलीगढ़ में, आपको लिए चलते हैं, अलीगढ़ की तस्वीर ये दिखाते हैं। कुल 7 विधानसभा सीट और 7 पर बीजेपी ने किया था कब्जा। 2017 की ये तस्वीर हम आपके सामने रख रहे हैं, जिसमें 49.56% वोट बीजेपी ने अकेले हासिल किए थे। समाजवादी पार्टी को 16.35% वोट पर संतोष करना पड़ा था। अतरौली सीट को लेकर के चलिए अब आपको मनोज जी से बात करते हैं। मनोज जी, पिछली बार का भी हमने आपको दिखा दिया, 7 में से 7 बीजेपी के खाते में। स्पेशली अगर अतरौली की हम बात करें, संदीप सिंह को कोई टक्कर आपको नजर आ रहा है बाकियों से? देखिए, उनका बहुत तगड़ा बैकग्राउंड है। मतलब कल्याण सिंह वो व्यक्ति थे जो मुख्यमंत्री थे जब 6 दिसंबर 1992 को बाबरी ढांचा ढाया गया था, और उन्होंने ये कहा था कि अगर कोई जिम्मेदार है तो कोई और, किसी पे और जिम्मेदारी ना मैं। और उस बैकग्राउंड से जी, तो क्या वही एक वजह है या वजह इनका काम भी है? नहीं, काम तो होता ही है, लेकिन देखिए वो एक हवा का जो एक बहुत बड़ी तगड़ी हवा होती है, तेज हवा होती है, वो केवल काम से नहीं होती। वो देखिए वो तो इमोशन से ही होती है। कोई भी इलेक्शन हो, वो जो मतलब इमोशनल वोटर होता है वो बहुत बड़ा फैक्टर होता है। इमोशनल और इमोशन के आधार पर ही यहाँ पर वोटिंग होगी। तो अगले विधानसभा की तरफ बढ़ते हैं और अगले विधानसभा की बात कर लेते हैं कि हमारी जो वीआईपी सीट नंबर 3 वो कौन सी है सीट? वो है हस्तिनापुर विधानसभा सीट को। और यहां पर ये वीआईपी क्यों है, कौन कौन से दिग्गज चुनाव मैदान में है, ये आपको दिखा देते हैं। हस्तिनापुर वीआईपी सीट नंबर 3, जहां पर दिनेश खटीक हैं जो मंत्री हैं बीजेपी सरकार में, योगेश शर्मा टक्कर दे रहे हैं, संजीव जाटव टक्कर दे रहे हैं, अर्चना गौतम कांग्रेस की सीट से चुनाव मैदान में है। और हस्तिनापुर विधानसभा सीट की अगर बात की जाए तो क्यों, आखिर ये क्यों है
वीआईपी सीट, ये भी आपको बता दें, ये सीट बीजेपी के प्रत्याशी दिनेश खटीक जो कि योगी सरकार में मंत्री हैं, उनकी वजह से वीआईपी है। और इस सीट के समीकरण को भी हम समझने की कोशिश करेंगे, यहाँ की चुनौतियां क्या हैं ये भी समझने की कोशिश करेंगे। दिनेश खटीक योगी सरकार में मंत्री हैं, तेज तर्रार मंत्री हैं और बेबाकी से अपनी बातों को रखते हैं हर मुद्दे पर। और यहाँ के हाल को हम आपको बताएं और उसके लिए अपने सहयोगी के पास चलेंगे। मेरठ से हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं, उमेश हमारे साथ मौजूद है। उमेश, आप तक आवाज मिल रही है तो बताइएगा कि यहाँ पर इस सीट पर चुनौतियां कौन कौन सी हैं, लोगों की डिमांड्स कौन कौन सी हैं जो पूरी हो गई हैं और कौन कौन सी हैं जो अब भी अधूरी हैं। जी हाँ, देखिए, ये कहा जाता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जो राजनीतिक हवा चलती है वही पूरब तक जाती है। लिहाजा पश्चिमी उत्तर प्रदेश को साधने के लिए विभिन्न राजनीतिक पार्टियां जोर आजमाइश कर रही हैं। मेरठ में कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। मेरठ दक्षिण, मेरठ कैंट, हस्तिनापुर, सरधना, किठौर, सिवाल खास। तो निश्चित तौर पर इन 7 सीटों पर सभी राजनीतिक पार्टियां जोर आजमाइश कर रही हैं। और हस्तिनापुर के बारे में तो कहा जाता है कि यहाँ पर जिस पार्टी का विधायक होता है सरकार भी उसी पार्टी की बनती है। यहाँ पर इस बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिनेश खटीक मैदान में हैं, तो वहीं समाजवादी पार्टी रालोद गठबंधन की तरफ से योगेश वर्मा यहाँ चुनावी मैदान में हैं। कांग्रेस की तरफ से अर्चना गौतम यहाँ चुनावी मैदान में हैं और अलग अलग राजनीतिक पार्टियां यहाँ पर जोर आजमाइश कर रही हैं। मैं इस वक्त लोगों के बीच में घिरा हुआ हूं। हम सीधा लोगों से रूबरू होते हैं और जानते हैं उनका मिजाज क्या है। आप ये बताइए कि क्या कहती है मेरठ की जनता, मेरठ की जनता क्या कहती है? बिल्कुल उमेश आपके पास लौटेंगे। ये बात हस्तिनापुर की हुई, मेरठ के ही सरधना सीट पर भी आपसे बात करेंगे क्योंकि वो भी वीआईपी सीट है। थोड़ी देर में आपके पास लौटते हैं, उससे पहले जो हस्तिनापुर सीट का सियासी समीकरण है वो हम स्क्रीन के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। चलिए आपको दिखाते हैं कि ये है, हम रुख कर लेते हैं मेरठ का। मेरठ इस वक्त हमारे साथ, आपको दिखाते हैं मेरठ, ठीक है। ये मेरठ जिले में कुल 7 सीट विधानसभा की और उनमें से 6 पर बीजेपी का कब्जा। जिन 2 की हम बात करें वो अभी दोनों बीजेपी के पास ही है और 1 पर समाजवादी पार्टी का ये कब्जा है। बात हस्तिनापुर की हो रही थी, एक छोटा सा रिएक्शन मनोज जी से पहले ले लेती हूँ हस्तिनापुर को लेकर। मनोज जी, हस्तिनापुर की अगर बात की जाए, दिनेश खटीक चुनाव मैदान में है, इनके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, हवा किस दिशा में चलती है तो उस दिशा में जो इंडिविजुअल कैंडिडेट्स हैं वो उनको ऑटोमेटिकली बेनिफिट मिल जाता है। मतलब इस इलेक्शन में ज़रूर हवा होगी, मेरा ऐसा मानना है। और जिस भी दिशा में अगर हवा बीजेपी के फेवर में चलती है तो दिनेश खटीक को ऑटोमेटिकली एडवांटेज मिल जाएगा। तो एडवांटेज मिलेगा, और वो भी तब जबकि इतने सारे विधायकों के टिकट काटे गए और उसके बाद भी अगर इन्होंने जगह बनाई है और जो इनका रिपोर्ट कार्ड पहुंचा है सीएम योगी आदित्यनाथ के पास और पूरी कमेटी के पास, टीम के पास और फिर पीएम के पास, उसके बाद इनका नाम सिलेक्ट हुआ है। ठीक है, देखिए बीजेपी वैसे में ना इतना आरएसएस इतना कार्डर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है कि टिकट कटने का खतरा इनके यहाँ कम होता है कि मतलब टिकट कट गया तो बागी हो गए तो वोट काट दिया, वो खतरा आरएसएस लेकिन है कहीं कहीं तो है, वो बागी कहीं कहीं तो परेशान करते दिख रहे हैं। यहाँ हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ मौजूद हैं, तुरंत लौटते हैं, आप बने रहे हमारे साथ। लेकिन इस बार उत्तराखंड के लोगों के सामने एक मजबूत विकल्प के तौर पर आम आदमी पार्टी है, जो उत्तराखंड के लोगों के सपनों को साकार करेगी, यहाँ पलायन भी रोकेगी, रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेगी, 300 यूनिट बिजली भी फ्री करेंगे हम लोग। इधर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के सामने 70 सीटों तक संदेश पहुंचाने और प्रचार की चुनौती है और ऐसे में रविवार को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने अपनी श्रीनगर सीट पर प्रचार किया। इस दौरान न्यूज 18 से खास बातचीत में गोदियाल ने कहा कि जनता बदलाव के मूड में है, प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनना तय है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि 10 फरवरी को राहुल गांधी और 12 फरवरी को प्रियंका गांधी उत्तराखंड पहुंचेंगे। राहुल की रैली अल्मोड़ा और श्रीनगर में है, जबकि प्रियंका गांधी की हरिद्वार और उधम सिंह नगर में रैली होगी।
श्रीनगर विधानसभा सीट कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोरदियाल की सीट, और हम इस वक्त चौखाल इलाके में जहां से सल्ट की सीट एक तरफ है, जहां के से कार्यकारी अध्यक्ष रणजीत रावत इलेक्शन लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ चौबट्टा खाल। अलग अलग सीटों पर श्रीनगर से क्या प्रभाव जाएगा? कुमाऊं और गढ़वाल के बीच के बॉर्डर की सीट है। सभी हमारे सम्मानित भाइयों के और बहनों के चेहरों में कितना उल्लास और उत्साह है। ये उल्लास और उत्साह बेहतर जीवन के लिए है। ये उल्लास और उत्साह कांग्रेस की सरकार लाने के लिए है। ये उल्लास और उत्साह जो सपने लोगों ने संजोए हैं उन सपनों को साकार करने के लिए है। और मैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते ये मेरा फर्ज बनता है कि सरकार बनने के पश्चात हम लोगों के इन उम्मीदों पर पूरी तरह खरा उतरेंगे। आज भगवान घंटाकर्ण की इस भूमि में मैं अपने को यहाँ पर पाकर, अपने भाइयों के और बहनों के बीच पाकर बहुत ही खुशी महसूस कर रहा हूँ और ये संकल्प लेता हूँ कि उत्तराखंड में जिन मकसदों के लिए हमने ये राजनीतिक संघर्ष शुरू किया है, जिस बेहतरी के लिए, प्रदेश की जिस बेहतरी के लिए हमने ये राजनीतिक सफर शुरू किया है। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी की रैली, क्योंकि यहाँ से अल्मोड़ा भी बहुत नजदीक है और श्रीनगर सीट पे तो हम खुद खड़े हैं। आपको लगता है कि दोनों की एक एक रैली की तैयारी आप लोग कर रहे हैं? हाँ, हम आगे आने वाले 10 तारीख को हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी प्रस्तावित है कि हम श्रीनगर और अल्मोड़ा 2 स्थानों पर उनकी रैली करें, और साथ साथ में हमारी आदरणीय नेता प्रियंका जी 12 तारीख को आचार संहिता जब इस रूप में लगती है कि भाई आपसे प्रचार बंद होता है, तो उस दिन हरिद्वार और उधम सिंह नगर इन 2 स्थानों पर लोगों को संबोधित करेंगे। तो साफ है, श्रीनगर सीट से जो मैसेज है वो गढ़वाल में भी जाएगा, कुमाऊं में भी जाएगा। राहुल गांधी ब्रेक के बाद स्वागत आपका एक बार फिर से। और आज बात हो रही है, इस वक्त बात हो रही है 12 उन वीआईपी सीटों की जो पहले फेज में, जिस पर किस्मत दांव पर है वीआईपी उम्मीदवारों के। दिखाते हैं आपको। बात अब मेरठ के सरधना विधानसभा सीट की कर लेते हैं कि मेरठ का सरधना विधानसभा सीट वीआईपी सीट क्यों है। सबसे पहले तो ये बात कर लेते हैं कि आखिर कौन कौन है यहाँ से चुनाव मैदान में। संगीत सोम टक्कर दे रहे हैं अतुल प्रधान, संजीव धामा, सैयद रिहाउद्दीन। आखिर ये वीआईपी सीट क्यों है? संगीत सोम जो कि यूपी सरकार में मंत्री हैं, बीजेपी सरकार में, और संगीत सोम के बारे में आपको पता ही है कि किस तरीके से तमाम मुद्दों पर बेबाकी से अपनी बात रखते रहे हैं। हाई प्रोफाइल ये सीट है, बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हैं और इन पर लगातार नजर बनी रहती है, इनके बयानों पर नजर बनी रहती हैं। और पिछली बार मुजफ्फरनगर दंगा, तमाम चीजें, और उस दौरान भी चर्चा में, बहुत ज्यादा चर्चा में रहे थे और अमूमन चर्चा में रहते हैं। सरधना विधानसभा सीट से चुनाव मैदान में है। संगीत सोम के बारे में और सरधना सीट के बारे में और विस्तार से जानने के लिए अपने सहयोगी के पास चलेंगे। उससे पहले आपको दिखा देते हैं कि आखिर समीकरण क्या कहता है। सरधना सीट का समीकरण क्या करता है ये आपको बता देते हैं। ये देखिए, मेरठ जो बताया था हमने, 7 में से 6 बीजेपी का कब्जा और समाजवादी पार्टी का 1, और इन्हीं में से एक है सरधना विधानसभा सीट भी। हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उमेश, आपको आवाज मिल रही है? जी उमेश, बताइएगा सरधना के बारे में भी। जी हाँ, निश्चित तौर पर मेरठ की सभी विधानसभा सीट में जबरदस्त मुकाबला चल रहा है। सरधना सीट पर भी जबरदस्त जोर आजमाइश की जा रही है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान विधायक संगीत सोम इस बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, और समाजवादी पार्टी रालोद गठबंधन की तरफ से अतुल प्रधान यहाँ से प्रत्याशी हैं। और सरधना में कई मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर के जनता हमेशा मुखर रहती है। खासतौर से अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के लोग लगातार यहाँ के मुद्दों की बात करते हैं। जो मुख्य मुद्दे सरधना के हैं वो ये कि सरधना में डिग्री कॉलेज होना चाहिए, सरधना में जो है तमाम इंस्टीट्यूट होने चाहिए, और तो इंस्टीट्यूट की मांग हो रही है, तमाम बातें हो रही है। संगीत सोम फायर ब्रांड नेता हैं। मनोज जी, फायर ब्रांड नेता संगीत सोम, मतलब वो इस बार क्या लग रहा है? इस बार भी आगे जाएंगे? आपने जो शब्द बोला ना, बेबाकी से हर विषय पर अपनी राय रखते हैं, हर विषय, लेकिन कई बार वो विवादित भी बोल जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ऐसा है कि ये डिपेंड करता है ना कि आप संभल के खेलना चाहते हैं कि छक्का ही मारना चाहते हैं। तो मतलब महेंद्र सिंह धोनी तो मैच जिताने के लिए ही छक्का मार दिया करते थे, तो वो हिम्मत किसी के अंदर होती है, उसको आपने बेबाकी कह दिया, किसी ने विवादित कह दिया। ये तो डिपेंड करता है कि वो किसकी धोनी बता रहे हैं, संगीत सोम को बीजेपी का धोनी बता रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मतलब ये तो ही है, किसकी टीम का है ये इस पर निर्भर करता है कि उसको छक्का पसंद आया कि नहीं आया। ठीक है। तो अगर वो इनकी टीम का है तो वो कहेगा कि बहुत बेबाक है,
और दूसरी टीम कहे तो कहेगा कि ये बहुत ही विवादित हैं। ठीक है, तो आप इस तरीके से कह रहे हैं कि संगीत सोम के लिए भी जो रास्ता है वो बहुत ज्यादा मुश्किलों वाला नहीं है। 5वीं विधानसभा सीट की बात कर लेते हैं जो वीआईपी सीट हमारी लिस्ट में है, और वो सीट है शिकारपुर विधानसभा सीट, बुलंदशहर जिले की शिकारपुर विधानसभा सीट। और आपको ये भी बता देते हैं कि आखिर ये सीट क्यों है वीआईपी सीट, ये भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखा देते हैं कि आखिर शिकारपुर विधानसभा सीट में कौन कौन चुनाव मैदान में है। यहाँ पर अनिल शर्मा है जो कि उनकी टक्कर होनी है किरण पाल सिंह से, रफीक से, जियाउर रहमान कांग्रेस की तरफ से, वो चुनाव मैदान में है शिकारपुर विधानसभा सीट। और ये सीट क्यों है वीवीआईपी सीट, ये भी आपको बता देते हैं। अनिल शर्मा जो कि वन एवं पर्यावरण मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, चुनाव मैदान में है, एक बार फिर चुनाव मैदान में है, और इन्हें लेकर किस तरह की टक्कर वहां पर है ये भी आपको बताएंगे। क्या वाकई इन्हें कोई टक्कर मिल रही है या नहीं मिल रही है। सबसे पहले बात हम यहाँ के सियासी समीकरण की कर लेते हैं, तो चलिए आपको स्क्रीन पर दिखाते हैं कि आखिर बुलंदशहर का हाल क्या है। बुलंदशहर की बात की जाए, ये आपके सामने स्क्रीन, बुलंदशहर का रुख कर लेते हैं। ये देखिए सर, बुलंदशहर में कुल 7 विधानसभा सीट और 7 पर बीजेपी का कब्जा है 48.98% वोटों के साथ। और इस पर हम विस्तार से बात करेंगे। इससे पहले आपको लिए चलते हैं संसद। इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद को संबोधित